Hello everyone, this is Dr. Supriya Sonalika, Department of Political Science, YSNM College. Dear students, very good morning to all of you. आज का जो हमारा क्लास है वो बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के जो बच्चे हैं ओल्ड कोर्स के उनके लिए है। और बीए जो थर्ड ईयर के बच्चे हैं ओल्ड कोर्स के उनका जो पेपर 8 है, तो पेपर 8 के अंतर्गत जो ग्रुप बी है उसमें वो जो पेपर है वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ का पेपर है, धाराओं का। और इसके अंतर्गत हम लोग आज एक महत्वपूर्ण विचार पर चर्चा करेंगे, विचारधारा की चर्चा करेंगे, और वो है लोकतांत्रिक जो है वो समाजवाद, जिसको हम लोग डेमोक्रेटिक सोशलाइजेशन कहते हैं। और इसको आज की क्लास में हम लोग समझेंगे कि ये जो लोकतांत्रिक समाजवाद है, डेमोक्रेटिक सोशलाइजेशन है, वो क्या है, सोशलिज्म क्या है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या है ना। इसकी चर्चा करेंगे, इसके हम लोग अर्थ को समझेंगे, उसके विकास को देखेंगे। इसके बाद इसके अंतर्गत जो है जो लोकतांत्रिक समाजवाद है उसके आधार स्तंभ क्या है उनको देखेंगे, और इसकी मान्यताएं क्या हैं उन सब की चर्चा हम लोग आज के क्लास में करेंगे। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जैसा कि मैंने आपको बताया, और यह जो है आगे आपको पीजी में भी इस टॉपिक को पढ़ना है। न्यू जो अभी सेमेस्टर सिस्टम हुआ है उस सेमेस्टर के अंतर्गत भी पढ़ना है। तो ये ओवरऑल जो है पॉलिटिकल साइंस के, चाहे वो किसी वर्ग के स्टूडेंट हों, यूजी के हों या पीजी के हों, उन सभी के लिए ये टॉपिक जो होगा इम्पोर्टेंट होगा। तो लोकतांत्रिक समाजवाद, जिसको हम लोग डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कहते हैं, वो क्या है सबसे पहले ये जानते हैं हम। तो जो पूंजीवादी अवस्था के अभिशापों को दूर करने के लिए, जो पूंजीवादी व्यवस्था थी उसमें जो प्रॉब्लम्स थे उनको दूर करने के लिए मार्क्स के द्वारा मार्क्सवाद के सिद्धांत को दिया गया। और जिस सिद्धांत में उन्होंने साम्यवाद की स्थापना करने का प्रयास किया, जिस साम्यवादी व्यवस्था के लिए उन्होंने जिस तरीकों का उपयोग किया, उसे वर्ग संघर्ष और क्रांति का सबसे बड़ा माध्यम था। लेकिन मार्क्स के द्वारा मार्क्सवादी सिद्धांतों का प्रयोग पूरे विश्व में उतनी सफलता से प्राप्त नहीं कर सका जितनी कि मार्क्स तथा स्टालिन के उम्मीद थी। और मार्क्स ने अपने सिद्धांतों का बिगुल जो है इंग्लैंड में रहकर फूका, लेकिन इंग्लैंड में मार्क्सवादी सिद्धांतों को उतना व्यापक प्रभाव नहीं पड़ सका जितना जोरदार तरीके से मार्क्स ने उसकी अगुवाई की थी। और मार्क्स के सिद्धांतों का इंग्लैंड में उस हिसाब से प्रभाव तो नहीं पड़ा, लेकिन इंग्लैंड ने मार्क्स के द्वारा सुझाए गए समाजवादी सिद्धांत का व्यापक असर जो है वो पड़ा, और इंग्लैंड में भी समाजवादी सिद्धांतों को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया गया। लेकिन मार्क्स ने जिन तरीकों को सुझाया था उनके विपरीत समाजवादी व्यवस्था की स्थापना करने के लिए इंग्लैंड में लोकतांत्रिक व्यवस्था के तरीकों को अपनाया गया, और इससे इंग्लैंड में समाजवादी और लोकतांत्रिक रूप का एक सुंदर समन्वय परिलक्षित हुआ, और जिसे ही हम लोकतांत्रिक समाजवाद के नाम से जानते हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद का अर्थ क्या है? तो लोकतांत्रिक समाजवाद का वह रूप है जिसकी स्थापना लोकतांत्रिक तरीकों से की जाती है। लोकतांत्रिक समाजवाद दो शब्दों से मिलकर बना है, लोकतंत्र और समाजवाद। चूँकि समाजवाद एक दर्शन है या विचारधारा है, जबकि लोकतंत्र उस विचारधारा को प्राप्त करने का एक साधन है। जहाँ तक समाजवाद का संबंध है वह एक ऐसी विचारधारा है जो कि उत्पादन और वितरण के साधनों में व्यक्तिगत स्वामित्व को हटा के राज्य का नियंत्रण स्थापित करना चाहती है, और उत्पादन की सीमा का निर्धारण लाभ के आधार पर नहीं बल्कि सामाजिक आवश्यकता के आधार पर करती है। स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा और मनमाने उत्पादन के स्थान पर सहयोग तथा निश्चित उत्पादन की व्यवस्था करती है, और जिससे राष्ट्रीय आय का न्यायपूर्ण वितरण हो सके और सामाजिक न्याय स्थापित हो सके।
उपर्युक्त समाजवाद के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मार्क्स ने जहां क्रांतिकारी तरीकों को अपनाया, वहीं लोकतंत्र में इसे समाजवाद के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लोकतांत्रिक तरीकों या पद्धतियों के द्वारा अपनाना चाहता है। जिस लोकतांत्रिक पद्धति में जनमत, निर्वाचन, संवैधानिक प्रावधान, संसदीय शासन, अध्यात्मात्मक शासन आदि तरीके से प्राप्त करना चाहता है, और इस प्रकार लोकतंत्र समाजवाद की व्यवस्था की स्थापना शांतिपूर्ण एवं अहिंसात्मक तरीके से अपनाकर समाजवाद लाना चाहता है। अगर हम संक्षिप्त में कहें तो लोकतांत्रिक समाजवाद की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य एक जाति विहीन, वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना है, जो कि लोकतंत्रीय विचारधारा पर आधारित हो और जिसमें व्यक्ति की गरिमा और सामाजिक न्याय अक्षुण्ण रहे। ऐसे समाज की स्थापना शांतिपूर्ण, सहकारिता तथा लोकतांत्रिक गतिविधियों के द्वारा ही संभव हो सकती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि समाजवाद एक दर्शन है जिसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्यक्ति की गरिमा, सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए समाजवाद को लोकतांत्रिक पद्धति के द्वारा स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। अब हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक जो समाजवाद है उसका विकास कैसे हुआ है। तो इंग्लैंड में लोकतांत्रिक समाजवाद का विकास सबसे पहले हुआ। तो इंग्लैंड में क्या हुआ? तो इंग्लैंड को लोकतांत्रिक समाजवाद का घर माना जाता है और इंग्लैंड में लोकतांत्रिक समाजवाद के आंदोलन में रॉबर्ट ओवेन, सिडनी वेबा, आर.एच. टोनी, हैरोल्ड जे लास्की आदि प्रमुख विचारकों का योगदान रहा है। और इंग्लैंड ही एक ऐसा देश है जिसमें समाजवाद के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में पहला क्रांतिकारी परिवर्तन किया गया या प्रयास किया गया, और इसके बाद दुनिया के विभिन्न देशों में समाजवाद की स्थापना के लिए लोकतांत्रिक तरीकों से आंदोलन बड़े पैमाने पर चलाया गया। दूसरा है अमेरिका में लोकतांत्रिक समाजवाद का विकास। बदलती हुई परिस्थितियों में अमेरिका समाजवाद को अपनाने का प्रयास किया, अमेरिका ने भी। और चूंकि अमेरिका पूंजीवादी देशों एवं विचारधारा की अगुवाई करता है, लेकिन 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशक में अमेरिका में भी समाजवाद अपनी छाप जो है छोड़ने लगी थी, और अमेरिका भी यह मानने लगा था कि सही मायने में लोकतंत्र तभी स्थापित हो सकती है जब लोकतंत्र में सामाजिक न्याय और व्यक्ति की गरिमा को स्थापित किया जाए। और दोनों ही लक्ष्य समाजवादी दर्शन का महत्वपूर्ण लक्ष्य है, और इस प्रकार अमेरिका में भी 20वीं शताब्दी में लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना का प्रयास किया गया। और अमेरिका में लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना में जिन लोगों का स्थान रहा उनमें राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, राष्ट्रपति रूजवेल्ट और जो है समाज सिद्धांतकार जो थे उस समय टॉमस नॉर्मन आदि का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम देखते हैं कि भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद का विकास किस तरह से हुआ है। तो भारत में भी समाजवाद का प्रभाव जो है ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध किए जाने वाले जो नेशनल मूवमेंट थे, राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में सामने आई थी। और सर्वप्रथम 1929 में लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में समाजवाद के सिद्धांतों को एवं लक्ष्यों को स्वीकार किया गया था। उसके बाद भारत की आज़ादी तक विभिन्न क्रांतिकारी एवं उदारवादी नेताओं ने समाजवाद के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आंदोलन चलाते रहे, और इन प्रमुख नेताओं में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया आदि नेताओं का प्रमुख योगदान रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नए संविधान में ही भारत को समाजवादी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तरीकों का विशेष उपबंध किया गया है। साथ ही साथ समाजवाद को 42वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से समाजवाद शब्द को भारत की संविधान के अंतर्गत उसकी प्रस्तावना में जोड़ा गया है, और सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए भारतीय संविधान का अंतिम लक्ष्य जो है वो स्वीकारती है। और इस प्रकार लोकतांत्रिक समाजवाद वर्तमान में पूरी मजबूती के साथ लागू है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए
निरंतर प्रयत्नशील है। अब है कि जो ये तो कुछ देशों में इसका विकास कैसे हुआ हमने देखा, इंग्लैंड में, अमेरिका में एंड इंडिया में। अब हम देखेंगे कि लोकतांत्रिक समाजवाद के जो आधार स्तंभ हैं, आधार हैं, वो क्या हैं। तो लोकतांत्रिक समाजवाद के जो आधार हैं उनको हम विभिन्न पॉइंट्स के अंतर्गत देख सकते हैं। पहला जो पॉइंट है उसमें लोकतांत्रिक समाजवाद समाज के व्यापक हितों को ध्यान में रखकर कार्य करता है। लोकतांत्रिक समाजवाद में इसका प्रमुख लक्ष्य जन कल्याण करना है। यह सभी वर्गों को एक साथ लेकर इसके व्यापक हितों के लिए कार्य करता है और यह राज्य से अपेक्षा करता है कि वह व्यक्ति के गतिविधियों को इस प्रकार नियमित करे कि ज़्यादा से ज़्यादा जन कल्याण किए जा सके। दूसरा जो इसका आधार है वह है कि लोकतांत्रिक समाजवाद प्रतिस्पर्धा कंपटीशन के स्थान पर सहयोग को ज़्यादा जोर देता है और पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीपति वर्ग बाजार में रहकर प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिसमें ऐसे पूंजीपति जो कमज़ोर या छोटे होते हैं वे प्रतिस्पर्धा के कारण बाजार में पिछड़ जाते हैं, जबकि ये बाजार से निकलकर और ज़्यादा से ज़्यादा निर्धन होते चले जाते हैं और जिनसे इनका अत्याचार और शोषण और अन्याय जो है वो जन्म होता है। और लेकिन लोकतांत्रिक जो समाजवाद है में प्रतिस्पर्धा की जगह सहयोग की भावना को बढ़ाया जाता है और इसमें राज्य के द्वारा ऐसी व्यवस्थाएं की जाती है कि प्रतिस्पर्धा के कारण छोटे पूंजीपति वर्ग बाजार से पिछड़ने की बजाय वे भी बाजार में बने रहें और दोनों पक्ष सहयोग की भावना से प्रयास करते रहें, आगे बढ़ने का प्रयास कार्य करें और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहें। और इस प्रकार लोकतांत्रिक समाजवाद में प्रतिस्पर्धा के स्थान पे सहयोग को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने की बात कही जाती है। तीसरा जो है कि लोकतांत्रिक समाजवाद का मूल आधार सामाजिक समानता है। जिस सामाजिक समानता के द्वारा यह सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए कार्य करता है, इस सामाजिक न्याय में समाजवाद के मूल तत्व सामाजिक समानता, आर्थिक समानता और राजनीतिक समानता तीनों जो है वो निहित है। इस लोकतांत्रिक समाजवाद में जाति, धर्म, वर्ग आदि पर विभेद नहीं कर उसके बीच समानता स्थापित करने का प्रयास किया गया है ताकि सभी वर्गों को सामाजिक न्याय मिल सके। अगली जो इसके आधार बताए गए हैं कि लोकतांत्रिक समाजवाद के द्वारा समानता के साथ साथ स्वतंत्रता को भी स्थापित करने का प्रयास किया जाता है और जिस स्वतंत्रता में राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता और जो बौद्धिक स्वतंत्रता है या जो है वो जो है सभी शामिल होते हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना सही मायने में तभी संभव हो सकती है जब तीनों प्रकार की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त हो। लोगों के द्वारा राजनीतिक स्वतंत्रता के तहत वोट देने, चुनाव करने, चुनाव लड़ने, भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन बनाने, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, साथ ही साथ समाज में किसी भी कार्य को करने की स्वतंत्रता प्राप्त हो, तभी यह सही मायने में लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना हो सकती है। अगला जो आधार है वह है कि लोकतांत्रिक समाजवाद में उद्योगों पर तथा अन्य जन कल्याण के साधनों पर राज्य का नियंत्रण होता है, क्योंकि उद्योगों के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो जो कि व्यक्तिगत लाभ की जगह जो है सामुदायिक लाभ के रूप में सामने आए। साथ ही साथ अन्य जन कल्याण के साधनों का राज्य के द्वारा इस प्रकार नियंत्रण हो सके जिससे कि पूरे समुदाय के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उससे लाभ प्राप्त कर पाएँ, अर्थात उद्योगों और उन जन कल्याण साधनों का व्यक्तिगत लाभ की जगह सामुदायिक लाभ को ध्यान में रखकर होना चाहिए, तभी सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है। अगला जो इसका आधार है वह है कि सामाजिक लोकतंत्र जो है वो निजी संपत्ति की जगह सामुदायिक संपत्ति पर जोर देता है और लोकतांत्रिक समाजवाद के अनुसार संपत्ति किसी एक व्यक्ति की ओर निहित न होकर यह समुदाय के अंतर्गत निहित होनी चाहिए। साथ ही साथ व्यक्तिगत संपत्ति को ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्रीयकृत कर इसे सीमित करने का प्रयास किया जाना चाहिए, तभी निजी संपत्ति का उन्मूलन हो सकेगा।
इसके बाद जो इसके आधार बताए गए हैं कि लोकतांत्रिक समाजवाद लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का हिमायती है। इसके अनुसार राज्य के द्वारा सभी वर्गों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कार्य किए जाने चाहिए। जो कार्य के द्वारा सामाजिक हित के लिए किए जाते हों, जैसे कि नियोजित विकास का कार्य, जन सामान्य के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का कार्य, आर्थिक विषमताओं को दूर करने का काम, कम करने का काम, उसके बाद जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति आदि महत्वपूर्ण कार्य लोक कल्याणकारी राज्य के द्वारा किए जाने चाहिए। अगली जो आधार है वह है कि लोकतांत्रिक समाजवाद लोकतंत्र को और मजबूत करने के आधार स्तंभ हैं, क्योंकि ऐसे व्यवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी संभव हो जाती है, जो कि जनतंत्र को बढ़ाने में या शक्तिशाली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अगला जो आधार है लोकतांत्रिक समाजवाद का, कि लोकतांत्रिक समाजवाद लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण का हिमायती है, और इसका मानना है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाएगा, लोगों की भागीदारी सत्ता में बढ़ेगी और राजनीतिक सत्ता ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक हित का कार्य कर सकेगी, और जिससे ना सिर्फ लोकतंत्र मजबूत होगा या सामाजिक लोकतांत्रिक समाजवाद सही मायने में स्थापित हो पाएगा। अगली जो इसके आधार बताए गए हैं कि लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना के लिए शांतिपूर्ण तरीकों का हिमायती है। जिन तरीकों से यह संवैधानिक व्यवस्था, जनमत, राजनीतिक दल, दबाव समूह, मतदान, राजनीतिक व्यवहार आदि लोकतांत्रिक तरीकों को स्वीकार करता है, जिसके द्वारा जनता के प्रतिनिधि का चुनाव कर सर्वहारा वर्ग या पूंजीपति वर्ग दोनों के बीच वर्ग संघर्ष की जगह सहयोग की भावना से इसका चुनाव कर इसे सत्ता को सौंपते हैं, और ये शासक पूरे समुदाय के लिए कार्य करता है। जैसा कि जयप्रकाश नारायण ने लिखा है कि लोकतांत्रिक पद्धति में संगठन, प्रचार, आंदोलन आदि लोकतांत्रिक समाजवाद की प्रमुख पद्धतियां हैं। और अगर हम संक्षेप में कहें तो ये लोकतांत्रिक समाजवाद संवैधानिक समाजवाद की स्थापना करने का प्रयास करता है। अगला जो इसका आधार है कि लोकतांत्रिक समाजवाद नैतिक और आध्यात्मिकता को महत्व देता है, और इसके अनुसार नैतिकता और आध्यात्मिकता के कारण लोगों में आपसी उत्तरदायित्व की भावना, सहयोग की भावना पैदा होती है, जो एक दूसरे के हितों के लिए कार्य करते हैं तथा संपूर्ण समाज के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो इस तरह से लोकतांत्रिक समाजवाद के अंतर्गत जो है सभी उन आधारों को स्वीकार किया जाता है, जिससे कि सहयोग के माध्यम से जन कल्याणकारी योजनाओं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राज्य सुविधाएं दें, जिससे कि वो अपना विकास कर सके। इसके बाद है कि अब लोकतांत्रिक जो समाजवाद है उसको हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे, इसको प्राप्त करने के जो साधन हैं वो क्या हैं, लोकतांत्रिक समाजवाद कैसे हम लोग प्राप्त करें। तो प्रजातांत्रिक समाजवाद का विकास जो है वो धीरे धीरे रूप में या धीमी गति से होता है, क्योंकि प्रजातांत्रिक समाजवाद का यह मानना है कि इसका विकास एक दिन में पूरा नहीं हो सकता, वरन धीमी रूप से यह में होती है। वहीं साम्यवादी का मानना है कि विकास जो है तीव्र गति से और अचानक परिवर्तन के माध्यम से होता है। साम्यवादी व्यवस्था प्रजातांत्रिक व्यवस्था को निरर्थक और पूंजीपतियों की कठपुतली मात्र मानता है, जिनको समाप्त करने के लिए साम्यवाद संघर्ष, हिंसात्मक क्रांति एवं आतंकवाद को स्वीकारती है। इसके अलावा वह नैतिकता तथा अहिंसात्मक तरीकों को पूरी तरह से नकार देती है और कहता है कि समाज में परिवर्तन हिंसा के माध्यम से ही संभव है, जिसमें नैतिकता और अहिंसा का कोई स्थान नहीं है। जबकि प्रजातांत्रिक समाजवाद या लोकतांत्रिक समाजवाद समाज को एक अंग के रूप में मानता है और जिसका धीरे धीरे विकास होना चाहिए, और जिसमें विकास की प्रक्रिया के द्वारा स्वयं को परिवर्तित करने की क्षमता होती है। प्रजातांत्रिक समाजवाद केवल श्रमिक वर्गों से ही सहयोग नहीं लेता, वरन समाज के सभी वर्गों के सहयोग से समाजवाद लाना चाहता है। और उसका विचार है कि समाजवाद
न केवल श्रमिक वर्ण समाज के सभी वर्गों के हितों का हितकारी है और व्यक्तियों के उच्च आदर्शों तथा नैतिकता की अपील कर जनता के बहुत बड़े भाग को प्रभावित करती है। लोकतांत्रिक समाजवाद विचारधारा का प्रचार किया जाए तो जनता समाजवाद के पक्ष में ही जाएगी और क्रांति की कोई आवश्यकता नहीं होगी। और इस प्रकार प्रजातांत्रिक समाजवाद समाजवादी व्यवस्था को लाने के लिए साम्यवाद से भिन्न तरीकों एवं साधनों को अपनाती है। और ये साधन और तरीके जो हैं वो निम्न हैं। पहला जो तरीका है कि उत्तरोत्तर बढ़ती हुई दर से आय और आय कर लगाया जाना चाहिए ताकि उच्च पूंजीपति वर्ग की बढ़ती हुई आय पर अंकुश लगाई जा सके, साथ ही साथ धन का प्रयोग निर्धन जनता के हित में किया जा सके। दूसरा है कि संपत्ति कर लगाया जाना चाहिए, साथ ही साथ उत्तराधिकार की व्यवस्था लगभग समाप्त कर देनी चाहिए। नेक्स्ट, जो कृषि भूमि पर कृषि कार्य में संलग्न किसानों का अधिकार होना चाहिए ताकि छोटे किसानों को भूमि का स्वामित्व प्राप्त हो सके। नेक्स्ट, मूलभूत उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए जिससे अर्थव्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण स्थापित हो सके। नेक्स्ट, निजी क्षेत्र में कार्य कर रहे उद्योगों का राज्य द्वारा निर्देशन किया जाना चाहिए जिससे कि उनका संचालन सामाजिक हित की दृष्टि से किया जा सके। नेक्स्ट, आर्थिक असमानता को जहाँ तक संभव हो अधिक से अधिक उससे कम करने का प्रयास किया कर जाना चाहिए। नेक्स्ट, व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार पारिश्रमिक और कार्य प्रदान करनी चाहिए ताकि वह अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। नेक्स्ट, राज्य के द्वारा अधिकाधिक कल्याणकारी सेवाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि नागरिक खुशी जीवन व्यतीत कर सके। नेक्स्ट, आर्थिक विकास हेतु नियोजन पद्धति को भी अपनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो इस तरह से जो है इन सब साधनों के माध्यम से जो है लोकतांत्रिक समाजवाद जो है स्थापित किया जा सकता है। लोकतांत्रिक समाजवाद जिन जिन देशों में अपनाया गया उन देशों में समाजवाद की स्थापना हेतु उपयुक्त सभी साधनों का प्रयोग किया जा रहा है। और जहाँ तक भारतीय संविधान की बात है तो भारतीय संविधान के द्वारा भी लोकतांत्रिक समाजवाद को स्वीकार किया गया है। और यही कारण है कि भारतीय संविधान के में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में समाजवादी शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया। साथ ही साथ संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व तथा मूल कर्तव्य के रूप में राज्य के लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाने का प्रयास किया गया है। जहां तक अमेरिकी संविधान का सवाल है तो अमेरिकी संविधान के द्वारा भी लोकतांत्रिक समाजवाद को अस्वीकार करते हुए संविधान में लोगों को मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं ताकि लोग अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए लोकतांत्रिक समाजवाद को और मजबूती प्रदान करें। वहीं ब्रिटिश संविधान के द्वारा भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को एक परंपरा के रूप में पहला स्थान इंग्लैंड को ही माना जाता है, जिससे वहाँ की संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था और ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हुए और साथ ही साथ लोकतांत्रिक समाजवाद को पूरे विश्व में स्थापित करने के लिए एक नेतृत्व की भूमिका जो है ब्रिटेन ने अपनाई है। अब हम देखते हैं कि जो लोकतांत्रिक समाजवाद है उसकी समस्याएं क्या है, उसको अपनाने के में क्या बाधाएं आती हैं, क्या समस्याएं विश्व के सामने देशों के सामने आती हैं। तो जो पहली समस्या है वो है कि पूंजीपति वर्ग पर लगाए गए आयकर का सही क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। जो लोग धनी लोग हैं, समृद्ध लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, उनका इनकम कितना है और उस पर कितना कर जो लगाया जाता है उसका सही ढंग से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने के कारण जो है यह इसके लिए एक समस्या है। दूसरा है कि सही रूप में संपत्ति कर नहीं लगाया जाना एवं उत्तराधिकार का बंटवारा अपने ही परिवार के लोगों के साथ करते हैं, जिससे कि उत्तराधिकार की व्यवस्था समाप्त होने की बजाय निरंतर चली जाती है। व्यक्ति जब अपनी संपत्ति को अपने ही बाल बच्चों को देता है तो एक तरह से वो पीढ़ी दर पीढ़ी संपत्ति जो है वो बढ़ती जाती है, चलती जाती है।
तो ये जो है, जो आदमी का उत्तराधिकार का नियम है उसको जो है बदलना चाहिए। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो हमारे ब्लड से रिलेटेड है उसी को हम अधिकार दें, उत्तराधिकार दें। तो ये अधिकार की व्यवस्था समाप्त होने की बजाय जो है बढ़ती ही और चलती ही जा रही है। तो ये भी एक समस्या है लोकतांत्रिक समाजवाद को स्थापित करने में। तीसरा जो महत्वपूर्ण जो समस्या है वो है कि उदारीकरण के बाद मूलभूत उद्योगों का ज़्यादा से ज़्यादा निजीकरण जो है किया जा रहा है, जो कि लोकतांत्रिक समाजवाद के विरुद्ध है। आज अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो सभी चीज़ें जो हैं निजी हाथों में जा रही हैं, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, या और भी सुविधाएं हो। तो इस तरह से जो राष्ट्र की चीज़ों, राज्य की चीज़ों का जो निजीकरण हो रहा है, तो यह भी एक समाजवाद का जो कंसेप्ट है उसके विरुद्ध है। और आज वर्तमान में ये चीज़ें जो है देखी जा रही हैं भारतीय राजनीति के अंतर्गत। उसके बाद जो है आपका और जो समस्या है, निजी क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना की बात की जाती है, परंतु जितने भी लोकतांत्रिक समाजवादी देश हैं वो पूंजीपति वर्गों को ध्यान में रखकर ही अपनी औद्योगिक नीतियां जो हैं वो बनाते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा उनका हित हो सके। और इस तरह से जो है ये भी एक समस्या है। नेक्स्ट है कि लोकतांत्रिक समाजवाद की सबसे बड़ी जो समस्या है वो है आर्थिक समानता लाने की जगह इन देशों में आर्थिक असमानता ही फैलती जा रही है। और आज समाज में दो बड़े वर्ग के रूप में खाई जो है वो आज भी विद्यमान है, जो कि पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग के बीच है। नेक्स्ट जो है कि लोकतांत्रिक समाजवाद, एक बहुत बड़ी समस्या जो है लोकतांत्रिक समाजवाद की वो है कि भ्रष्टाचार, करप्शन। और इसके द्वारा सरकारी क्षेत्रों में योग्यता के अनुसार कार्य एवं वेतन जो है दिया जाता है, लेकिन निजी क्षेत्रों में योग्यता और वेतन में भारी अंतर देखने को मिलता है, जो कि लोकतांत्रिक समाजवाद के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा है। तो ये जो उपयुक्त जो बाधाएं हमने बताई, तो उनको दूर करके ही हम लोग लोकतांत्रिक समाजवाद को पूरी तरह से अपना सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और जो लोकतांत्रिक समाजवाद के आदर्श हैं, जो उसकी संकल्पना है, अवधारणा है, उसको पूरी तरह से हम कर सकते हैं। जो हमारे संविधान के मूल प्रस्तावना में भी इस सिद्धांत को, इन आदर्शों को अपनाने की बात की गई है। तो जब तक हम इन आदर्शों को अपनाएंगे नहीं, तब तक जो है हमारा विकास संभव नहीं है। और जो है सामाजिक जो असमानता है उसको कम कर नहीं किया जा सकता। तो जब तक हम समाज में फैली हुई असमानता को कम नहीं करेंगे, सभी लोगों को उनके क्षमता के आधार पर काम नहीं देंगे, तो उनके व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं है। समानता नहीं होगी तो भी वो जो है अन्याय की स्थिति में कोई विकास नहीं हो सकता है। और जो इसका मूल सिद्धांत है लोकतांत्रिक समाजवाद का, संवैधानिक तरीकों में विश्वास, वह जो है एक दिन लोगों से उठता जाएगा और जो है यह पूरी तरह से विफल हो सकता है। तो इसलिए ज़रूरत है कि जो लोकतांत्रिक समाजवाद के तौर तरीके हैं उन तरीकों को हम इम्प्लीमेंट करें, सच्चे दिल से स्वीकार करें। और इसी में सभी की भलाई है, पूरे देश की भलाई है, सभी लोगों का विकास संभव है, सभी वर्ग, जाति, समुदाय का भी जो है। और जो मार्क्सवाद के बाद जो ये नया कंसेप्ट आया लोकतांत्रिक समाजवाद का, जो है जो आज वर्तमान युग में बहुत ज़ोरों से फैल रहा है, लेकिन जो है फिर भी इसके अंतर्गत कुछ समस्याएं हैं, उनको दूर करना ज़रूरी है। तो ये था आपका डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जिसको हमने देखा कि लोकतांत्रिक समाजवाद क्या है, हमने समझा उसके मीनिंग को, अर्थ को, परिभाषा को, उसको प्राप्त करने के साधन को, विभिन्न देशों में उसका विकास कैसे हुआ उसको, और उसके सामने आज जो क्या चुनौतियां हैं उसको हमने देखा। इससे जो क्वेश्चन बनते हैं या आते हैं, वो क्वेश्चन आ सकता है कि लोकतांत्रिक समाजवाद से आप क्या समझते हैं, एवं लोकतांत्रिक समाजवाद के आधारभूत सिद्धांतों की विवेचना करें, ये हो सकता है। या क्वेश्चन आ सकता है कि इंग्लैंड को लोकतांत्रिक समाजवाद का घर कहा जाता है, स्पष्ट करें। या क्वेश्चन आ सकता है कि लोकतांत्रिक समाजवाद के साधनों का उल्लेख करते हुए यह स्पष्ट करें कि क्या विश्व के विभिन्न देशों में लोकतांत्रिक समाजवाद सही मायने में स्थापित है। तो इस तरह से जो है आप इसको
जो है क्वेश्चंस आते हैं, और आप इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, यही सब क्वेश्चन आते हैं, तो आप उसको अच्छे से इसको बना लें। आई थिंक आपको ये समझ में आया हो, जो मैंने लोकतांत्रिक समाजवाद के बारे में आपको बताया, आपको समझ में आया हो। अगर नहीं आया है, कोई समस्या है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर अपने प्रश्न रखें, ताकि हम लोग क्लास में या फिर हम लोग उसको डिस्कस कर सकें, और ये जो आपका लोकतांत्रिक समाजवाद है उस पर आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विचारधारा है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, आज का क्लास हम लोग समाप्त करते हैं, इसी उम्मीद के साथ कि आपको इससे लाभ मिले। इसका लाभ आप अपने एग्ज़ाम में उठाएं, आपको सही मायने में इसका लाभ मिले, आप इसको अच्छे से समझें। नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द हम फिर मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।